नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फैजाबाद का नाम बदलकर होगा अयोध्या कैंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इससे पहले दोस्तों, यूपी की योगी सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इसके बाद से मंदिर का निर्माण चल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोर्ट के फैसला आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। इसी को देखते हुए ही फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिजली सब्सिडी मामले में जांच के आदेश को लेकर मनीष सिसोदिया का एलजी पर हमला, बोले ये जांच अवैध और असंवैधानिक। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तकरार जारी है। अब बीएसईएस को बिजली सब्सिडी देने के मामले को लेकर विवाद छिड़ गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 दिनों में एक रिपोर्ट देने को कहा है। उपराज्यपाल के इस निर्देश के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन पर बड़ा हमला किया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल एक के बाद एक विभिन्न मुद्दों की जांच के आदेश देकर राजनीति से प्रेरित निर्णय ले रहे हैं। सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं। सभी जांच गैरकानूनी और असंवैधानिक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीआई रेड, साइबर क्राइम को लेकर सीबीआई का ऑपरेशन चक्र, दिल्ली पंजाब समेत 105 जगहों पर छापे। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने मंगलवार को देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 105 जगहों पर छापे मारे गए। ये छापे साइबर क्राइम को लेकर की गई है। दोस्तों, सीबीआई ने राज्यों की पुलिस की मदद से यह छापेमारी की। दिल्ली में 5 जगहों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा अंडमान, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान में भी छापे मारे गए हैं। सीबीआई ने इस दौरान राजस्थान के राजसमंद में एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। यहां से 1.5 किलो सोना और 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। दोस्तों, छापेमारी अभी भी चल रही है। इंटरपोल और एफबीआई की लीड पर यह रेड मारी गई है और इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन चक्र रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, कमांडर शौकत अहमद को कर दिया आतंकवादी घोषित। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों को रोकने के लिए मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में 1970 में जन्मे गुलाब नबी शेख का बेटा शौकत उर्फ शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है। शौकत पर उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के कारण घुसपैठ और आतंकवादियों की भर्ती और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल होने का भी आरोप है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 1 लाख रुपए की इश्योरिटी राशि पर देशमुख को जमानत मिली। अनिल देशमुख ने कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले सप्ताह देशमुख की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि अनिल देशमुख को ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी गई, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था उसके सिलसिले में वह हिरासत में रहेंगे। अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उत्तरकाशी में एवलांच, 11 लापता। पर्वतारोहण संस्था के 29 ट्रेनी बर्फ में फंसे, 8 को रेस्क्यू किया, 10 शव मिले। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की उत्तरकाशी में मंगलवार को एवलांच आया। यह घटना द्रौपदी का डांडा नाम की जगह पर हुई, जहां आमतौर पर पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM के 29 ट्रेनी गए थे। 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 10 शव बरामद कर लिए गए हैं, 11 लोग अभी भी लापता हैं।
दोस्तों, राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए सेना की मदद मांगी है। SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के DIG रिद्धम अग्रवाल ने जानकारी दी कि SDRF की टीम कैंप पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू के लिए IAF के 2 चीता हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एवलांच के दौरान 20 ट्रेनियों की मौत हो गई है। कुछ में कहा जा रहा है कि 2 ट्रेनी की मौत हुई है, लेकिन अभी तक मौतों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूरे बांग्लादेश में बत्ती गुल, नेशनल पावर ग्रिड हुआ फेल, बांग्लादेश में ब्लैकआउट। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में मंगलवार को नेशनल पावर ग्रिड के फेल होने के कारण पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। सरकार की बिजली उपयोगिता कंपनी ने कहा कि ग्रिड की विफलता के कारण व्यापक रूप से ब्लैकआउट होने के बाद बांग्लादेश में लगभग 14 करोड़ लोग दोपहर से बिजली के बिना थे। राज्य द्वारा संचालित बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि देश के पूर्वी हिस्से में कहीं ना कहीं बिजली ट्रांसमिशन विफल रहा। बिजली विभाग के प्रवक्ता शमीम हसन ने कहा कि राजधानी ढाका और अन्य बड़े शहरों में सभी बिजली संयंत्र ठप हो गए और बिजली काट दी गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट दिल्ली रवाना, जयपुर में गहलोत गुट के नेताओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक वह अब दशहरे के बाद ही जयपुर लौटेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सचिन पायलट ने जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात की। दरअसल दोस्तों, प्रताप सिंह खाचरियावास को अशोक गहलोत के खेमे का माना जाता है। ऐसे में पायलट की खाचरियावास से मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सचिन पायलट की ओर से मोर्चा संभाल रखा है। राजेंद्र गुड्डा ने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों पर हमला बोला। राजेंद्र गुड्डा ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट को सभी ने महाभारत के अभिमन्यु की तरह छल से घेर लिया है। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट की जमकर तारीफ भी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चुनावी स्कीम्स पर राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी। जनता को बताए कि जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का फंड कैसे जुटाएंगे। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। इनमें आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दे। साथ ही यह भी बताए कि वे जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन है भी या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो दोस्तों, आयोग ने राजनीतिक दलों से जनता को यह बताने के लिए कहा है कि वे अपनी घोषणाओं के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के बाद लिखी इस चिट्ठी में आयोग ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तय फॉर्मेट में वोटर्स को बताना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं वे कितने सही हैं। इसके अलावा वोटर्स को यह भी बताएं कि इन्हें पूरा करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के पास क्या वित्तीय संसाधन है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शशि थरूर ने कहा मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं कुछ नेता, राहुल गांधी ने नहीं मानी उनकी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से भी बात की थी। हालांकि राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। शशि थरूर ने कहा कि हाल ही में उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान खुद राहुल गांधी ने उन्हें बताया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनसे कहा था कि वह थरूर से नामांकन वापस लेने के लिए कहें, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। थरूर के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे। शशि थरूर ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा था कि वह चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं क्योंकि उनका मानना है कि इससे पार्टी को ही फायदा होगा। थरूर ने यह भी कहा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता काफी मजबूत हैं वे अपनी पसंद के लिए वोट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों के बीच परंपरा, प्रतिष्ठा और विरासत का युद्ध है दशहरा रैली। जी हां दोस्तों, शिवसेना के दोनों गुटों के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों के बीच जितनी लड़ाई दशहरा रैली के आयोजन स्थल को लेकर थी, उतनी ही अब इस रैली में भीड़ इकट्ठा करने की है। अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का कोई भी मौका वे दोनों पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, दोनों धड़े। यही कारण है कि 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा की रैली में शिंदे और ठाकरे की शिवसेना ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने में लगी हुई है। शिवसेना के दोनों गुटों में उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क में पारंपरिक दशहरा रैली करने जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपनी रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में करेंगे। अब इन समूहों के लिए अपनी अपनी रैली में भीड़ जुटाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुंबई नगरपालिका चुनाव से पहले ये इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दशहरा पर लॉन्च होगा जियो का ट्रू 5G बीटा ट्रायल। दिल्ली, मुंबई समेत 4 शहरों से शुरू होगी सर्विस। अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी है। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस का बीटा ट्रायल दशहरा यानी कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी। अभी यह सर्विस ऑन इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए इनविटेशन भेजा जाएगा। यूजर्स को इसके साथ ही वेलकम ऑफर भी मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। इनवाइटेड यूजर्स इन जियो ट्रू 5G सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे और उनके अनुभवों के आधार पर ही कंपनी विस्तृत 5G सर्विस लॉन्च करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूरत में 317 करोड़ के जाली नोटों के साथ 6 लोग गिरफ्तार। 37 करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट भी बरामद हुए। जी हां दोस्तों, गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में जाली नोटों के बड़े जखीरे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूरत के एसपी ग्रामीण HH जायसर के मुताबिक इन लोगों के पास से 317 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए हैं, जिनमें से 67 करोड़ रुपए मूल्य के नोटबंदी के बाद अवैध घोषित किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट है। जायसर ने साथ ही बताया कि इन आरोपियों ने लोगों के काले धन को सफेद में बदलने का झांसा देकर ये रुपए इकट्ठा किए। इन्होंने लोगों को मोटे कमीशन के बदले ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए उनके पुराने नोट बदलने तथा काले धन को जमा करने का झांसा दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूरत जिले में पिछले हफ्ते पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 25.80 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। तब बताया गया था कि 2000 रुपए के ये नकली नोट फिल्मों में इस्तेमाल के लिए मुंबई लेकर जा रहे थे। इन सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था और फिल्म शूटिंग में इस्तेमाल के मकसद से इन्हें छापा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका पाकिस्तान के बीच फिर हथियारों की लेन देन शुरू, भारत के लिए बजी खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेजबानी में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ फिर से सुरक्षा साझेदारियों को बहाल करने जा रहा है। दोस्तों खबर है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये अमेरिकी दौरा करीब 1 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें बाजवा की मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय खुफिया निर्देशालय के प्रमुख एवरिल डिलहैंस और CIA डायरेक्टर विलियम J. बर्न्स से तय है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर की अमेरिका दौरे से वापसी हुई है, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की थी और भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में रही शानदार खरीदारी, सेंसेक्स 1276 अंक उछला, निफ्टी 17,200 के पार क्लोज। जी हां दोस्तों, लगातार बिकवाली के बाद शेयर मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। मंगलवार के कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1200 अंक से ज्यादा उछल गया है। दोस्तों आज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक के शेयर में 5% से ज्यादा की बढ़त रही। आज सेंसेक्स 1276.66 अंक यानी कि 2.25% की बढ़त के साथ 58,065 के स्तर के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 386.95 अंक यानी कि 2.29% की तेजी के साथ 17,274.30 के लेवल पर क्लोज हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स की लिस्ट में आज सिर्फ 2 कंपनियों के शेयर्स में गिरावट रही। डॉक्टर रेड्डी और पावर ग्रिड के स्टॉक लाल निशान में क्लोज हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के वर्चस्व को चुनौती देगा भारत, दुगना हुआ आईफोन का एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में चीन के दबदबे को भारत ने चुनौती देना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है अब जब पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया आईफोन नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 5 महीनों अप्रैल से लेकर अगस्त महीने के बीच भारत ने $1 अरब से ज्यादा का एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट किया है। इस उपलब्धि के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। दोस्तों भारत में तैयार आईफोन यूरोपीय और खाड़ी देशों में भेजा गया है और माना जा रहा है कि मार्च 2023 तक 12 महीनों में भारत से $2.5 अरब यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का आईफोन एक्सपोर्ट किए जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक, 20 ओवर में 74 रन बना पाया यूएई एशिया कप में। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप 2022 में
दमदार सफर जारी है। टीम इंडिया ने मंगलवार को यूएई को 104 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई। इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग की थी और दीप्ति शर्मा की कमाल की पारी के दम पर 178 रन बनाए थे। दूसरी ओर यूएई की टीम सिर्फ 74 रन ही बना पाई। दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 49 बॉल में 64 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके अलावा जेमिमा रोड्रिगेज ने भी सिर्फ 45 बॉल में 75 रन बना डाले, जिनमें 11 चौके शामिल रहे। इन धमाकेदार पारियों के दम पर ही टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में टीआरएस नेता ने फ्री में बांटी चिकन शराब। केसीआर दशहरा पर लॉन्च करेंगे राष्ट्रीय पार्टी, इसी खुशी में मनाया जश्न। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में टीआरएस नेता की ओर से लोगों को फ्री में शराब की बोतलें और चिकन बांटे जाने का मामला सामने आया है। तेलंगाना के सीएम केसी राव बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मौके पर टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने 200 चिकन और 200 शराब की बोतलें खरीदी और उन्हें हम्मालों में बांट दिया। दरअसल श्रीहरि और उनकी टीम ने सोमवार को वारंगल में कूलियों को एक सभा के लिए बुलाया, जहां तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव के कटआउट खड़े किए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुर्गा पंडाल में दलित की पीट पीट कर हत्या, परिजन बोले देवी प्रतिमा छूने पर मार डाला। एफआईआर में बाइक न देने पर पिटाई का आरोप है। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ में एक दलित की दुर्गा पंडाल में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला तब सामने आया जब परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनका आरोप है कि जगरूप को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने माताजी को छू लिया था। हालांकि एफआईआर में घटना की वजह है बहन को छोड़ने के लिए बाइक न देना बताया गया। घटना 30 सितंबर की है। इससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति को पंडाल में पीटा जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस के दबाव में उन्होंने एफआईआर में बाइक वाली बात लिखवाई। हकीकत में उसे मूर्ति छूने के कारण पीटा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदिपुरुष में सैफ के लुक पर विवाद, हिंदू महासभा ने कहा आतंकी खिलजी। एमपी के गृह मंत्री की चेतावनी, लीगल एक्शन लेंगे। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास सैफ अली खान और कृति सेनन स्टार फिल्म आदिपुरुष का रविवार 2 अक्टूबर को टीजर रिलीज हुआ। मूवी के अलग अलग कैरेक्टर्स का लुक देखने के बाद इसके बॉयकॉट की मांग शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फिल्म और इसके कैरेक्टर्स को यह कहते हुए ट्रोल कर दिया कि मूवी में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है। इधर सैफ अली खान के रावण अवतार पर भाजपा, हिंदू महासभा और यूजर्स ने गुस्सा जताया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो उनके लुक को आतंकी खिलजी से कंपेयर कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत को चिट्ठी लिखकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन और कंटेंट हटाने को कहा है। ऐसा न करने पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। फिल्म पर आरोप है कि फिल्म ने रावण, जो कि एक ब्राह्मण था और महाज्ञानी ब्राह्मण था, उसको एक आतंकवादी, खिलजी या फिर मुगल की तरह दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिजिक्स का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को, एलन ऑस्पेक्ट्स, जॉन क्लासर, एंटन जेलिंगर के नाम का ऐलान। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च किया था। जी हां दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 का दूसरा दिन है। दोस्तों, आज फिजिक्स का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। ये हैं एलन ऑस्पेक्ट, जॉन एफ वॉल्स्कर और एंटन जेलिंगर। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। दोस्तों, एलन ऑस्पेक्ट फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। वो पेरिस और स्केले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जॉन एफ क्लासर अमेरिकी रिसर्चर और प्रोफेसर हैं। एंटन लेंजिंगर ऑस्ट्रेलिया की वियना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्चर हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज वीक 10 अक्टूबर तक चलेगा। 7 दिन में कुल 6 प्राइज अनाउंस होंगे। सोमवार को मेडिसिन का नोबेल स्वीडन के सावंते पाबो को दिए जाने का ऐलान हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, संघर्ष खत्म करने की बात दोहराई। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। पीएम मोदी ने संघर्ष को जल्द खत्म करने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर चलने की बात दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता और किसी भी शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में
संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया है। पीएमओ ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। उन्होंने रेखांकित किया कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी व विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों पीएम मोदी ने पिछले महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में कॉल पर बात की है। हम शांति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। भारत और रूस कई दशकों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।